फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, खासकर मेटल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज सवाल ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये आते कहाँ से। मतलब हम लोग बार बार कहते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करती है, और आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं फ्री होने के बाद? ठीक है, तो आज हमें उस चीज़ को पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप आसपास के अपने घर की चीज़ें देख लीजिए या पूरा प्लानट ही देख लीजिए, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास बॉडी है, अगर इसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके अंदर 4 नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे मेटल्स की, खासकर जिनके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, कॉपर हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, फेरस हो जाता है, यानी कि आयरन जिसको कहते हैं, इनके अंदर क्या है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है, भारी इलेक्ट्रॉन की, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने का कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है और इसके अंदर क्या है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके आसपास, इसके ऑर्बिट के अंदर। तो हमें पता है कि नॉर्मली ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको एनर्जी दें, मतलब इसके अंदर एनर्जी दी जाए, तो एनर्जी की वजह से क्या होगा कि जो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है अपने ऑर्बिट को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो बात हो रही है मेटल के एक एटम की, मतलब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ ये चक्कर लगा रहा था। ठीक है, जब इसकी एनर्जी मतलब नॉर्मल थी, इसके अंदर जितनी होती है, तब इसका नेट चार्ज भी 0 था। लेकिन इसके अंदर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जाने के बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में से बाहर निकल गया, एक मेटल के एटम में से बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो वो नेगेटिव चार्ज लेकर के बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी रह गया होगा। तो इसका मतलब इस एटम का जो नेट चार्ज है वो अब 0 नहीं रहा। मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रह गया और वो नेगेटिव चार्ज लेकर के तो बाहर निकला ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर एनर्जी देने की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी देंगे कैसे हम लोग इसके अंदर? भाई हर मेटल को हम लोग स्पेशली एनर्जी थोड़ी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास कोई लोहे की अलमारी पड़ी है, उस लोहे की अलमारी में आपने कोई वायर लगा दिया, कोई करंट का वायर लगा दिया, तो करंट जो है वो तुरंत उसके अंदर दौड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए तो कोई स्पेशल कंडीशन है नहीं ना, हम लोगों ने एनर्जी कहाँ दी? तो ये एनर्जी देता कौन है मेटल्स को? देखिए, ये जो एनर्जी है वो इन्हें नेचर से मिलती है, यानी कि ये जो एनर्जी है वो नेचुरल एनर्जी होती है। अब नेचर जो है वो एनर्जी देगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अपने एक दूसरे फॉर्म में, जिसको हम लोग हीट कहते हैं। मतलब हीट के फॉर्म में सभी मेटल्स को एनर्जी मिलती है। अब ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे नेचर के अंदर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हम लोगों ने साइंस में क्या माना हुआ है? वो है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा माना जाता है इस चीज़ को। इतना तापमान तो है ही नहीं कहीं आसपास, लेकिन ये माना जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में लिखेंगे तो आएगा 295.15 केल्विन। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो 0 केल्विन से 295.15 केल्विन का ये जो डिफरेंस है, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि हमें क्या है कि गर्म कब लगना शुरू होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, हम लोग कहते हैं बहुत गर्म है। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, आप लोग या तो डिग्री सेल्सियस में देख लीजिए या फिर केल्विन में देख लीजिए, ये जो डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो गई, मतलब नेचर ने पहले ही इनको बहुत हीट दे रखा है। ठीक है, और इसी हीट को जो है मेटल्स जो है अब्जॉर्व करते हैं। अब ये हीट गया तो जो मेटल का जो एलिमेंट है या फिर एटम है उसके अंदर हीट गई तो एनर्जी मिली, उसको एनर्जी मिलती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है और वो अपने एटम को क्रॉस कर जाता है, बाहर निकल जाता है। शायद आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। भाई सिंपल वर्ड्स में होता ये है
कि नेचर के हिसाब से इतना हीट बहुत होता है इनके लिए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही उनको ये हीट मिलता है वो एक्साइट हो जाते हैं, उनके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो है अपने एटम को क्रॉस कर जाते हैं। अब ऐसा जो है तकरीबन हर एटम में होता है भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल की बॉडी है, उसके अंदर कितने एटम होंगे, उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है पार कर करके अपने एटम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं, आप लोग एरोस के रूप में देख सकते हो। तो वो एनर्जी की वजह से कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे बाहर निकलते हैं। और कैलकुलेशन के हिसाब से 1 मीटर का जो मेटल होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपके पास मेटल है, उसमें 1 मीटर अगर आप लोग नाप के रखें तो इस 1 मीटर के अंदर 10⁻29 मीटर क्यूब जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर के मेटल के अंदर इतने सारे, मतलब एक के बाद आप 29 जीरो लगा दीजिए, इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो छूटते हैं। गर्मी उनको मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो अपने एटम से बाहर निकलते हैं। तो इतने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ये जो एक साथ बाहर निकलते हैं, और वो कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इस वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इधर इधर। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलते हैं तो वो फ्री कहलाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर अंदर करते क्या है, मतलब बाहर निकलने के बाद इनका क्या होता है। तो देखिए कि ये जो इन्हें हीट मिलती है, ये हीट इनके लिए इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से इनकी जो वेलोसिटी है बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, बहुत हाई हो जाती है, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। इस चीज़ को हम लोग थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इन्हें किसकी वजह से मिली है, हीट की वजह से मिली है। तो इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो इसके अंदर होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पीड बढ़ गई, तो ये एक एटम से निकलते हैं, दूसरे एटम की तरफ जाते हैं। अब दूसरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज से बम्प होकर के, मतलब उससे स्ट्राइक होके, टकरा के फिर वापस आ जाते हैं। मतलब एक यहाँ से गया, फिर वहाँ पे वापस घूम के यहाँ आ गया, दूसरा फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से घूम के वापस आ गया। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्राइक करते रहते हैं, मतलब एक ही मेटल के अंदर बार बार, कभी दूसरे से कभी तीसरे से। अब बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइक करते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि हम लोगों ने कहा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मोशन करते हैं तो करंट जो है वो बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर ही अंदर जो है थर्मल वेलोसिटी के साथ इधर उधर जाते हैं, मोशन करते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं? भाई जैसे आपके सामने कोई लोहे की अलमारी पड़ी है, अब ऑब्वियस सी बात है कि नेचर के हिसाब से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से थर्मल वेलोसिटी कर रहे होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। तो इस समय इनके अंदर हमें करंट क्यों नहीं महसूस हो रहा है? क्या कारण है उसका? तो देखिए बहुत लॉजिकल कारण है इसका। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर गए, तो इन्होंने करंट बनाया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में भी आए, स्ट्राइक होकर के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, या फिर 1 लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 लाख और आ जाए। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक डायरेक्शन ये है, वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं? तो इसके अंदर भी यही होता है। जब किसी मेटल के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर जाते हैं, मोशन करते हैं, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट भी मोशन करते हैं, तभी हमें एट दैट मोमेंट हमें किसी तरीके का कोई करंट महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मल वेलोसिटी है ये एक तरीके से यूजलेस ही हो गई। भाई मैं पूरी तरीके से यूजलेस नहीं कहूँगा इस चीज़ को, लेकिन एक नॉर्मल मेटल के अंदर हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ मेटल दिख रहा है। अब मेटल के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन अब आपको पता चल गया है। अब आप किसी भी मेटल को देखोगे तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर जो नेचर है उसकी हीट की वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप होता है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, और उसके अंदर उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बन रही है उसका जवाब भी आप उसको दे सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपके सामने सवाल उठता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने ये मेटल है, ये बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लो कि ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किनारे पे आ जाए। अब किनारे पे आ गया तो वो बाहर भी निकल सकता है। मान लो कि यहाँ पे कोई एटम नहीं है, एक तरीके से उस टकराने के लिए कोई एटम से मिला नहीं, तो वो बाहर निकल सकता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता क्यों नहीं है? तो अब देखिए इसका भी एक बहुत लॉजिकल और ये समझ लियो इंटरेस्टिंग कारण है
कि मान लीजिए कि कोई एटम से नहीं मिला और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इस पूरी बॉडी को छोड़ के अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, नेगेटिव चार्ज बाहर आया, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचेगा पूरी बॉडी के अंदर कि नहीं बचेगा? जरा सोच के देखिए। मैंने कहा कि इस पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल देता हूं तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या बनेगा? कूलम फोर्स बनेगा कि नहीं? ठीक है, हम लोग जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, तो वो उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो उसको तुरंत अपनी तरफ वापस खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो जैसे अंदर आया तो फिर वो दूसरी तरफ स्ट्राइक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से किसी भी मेटल में से या फिर किसी भी कंडक्टर में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, वो एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ किसी भी मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक नेचुरल मैनेजमेंट कह सकते हो इस चीज को आप लोग, ये जो कंडक्टर्स है। अब रही बात इंसुलेटर्स की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, ठीक है, एनर्जी कैच होती नहीं है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल नहीं पाते। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज से कम है इलेक्ट्रॉन, तो आराम से छूट जाते हैं, वहां नहीं छूट पाते। हम जानते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन वो क्या एक जगह पे स्टैटिक रहता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब देखिए हमें करना क्या है कि ऐसे किसी मेटल को या ऐसे किसी कंडक्टर को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, हमें पता है। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, उस समय कौन सा फिनोमिना क्रिएट होगा, उससे हमें आगे चल के पढ़ना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।